तक कंप्लीट हो चुकी थी और अगली क्लास शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र से, उसमें उनका राजनीतिक प्रशासन कैसा था उसके बारे में बताया है। चलिए उसे देखेंगे बाद में, पहले यहाँ देखते हैं कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, आइए। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य 350 से 275 ईसा पूर्व को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है, देखिए, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है कि राजनेता कैसे अपने सिद्धांतों को अनेक जनता तक पहुंचा सकते थे। उन्होंने इस प्रकार की उस समय की बात है जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। चलिए, उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था। वो था मेगास्थनीज। आइए देखते हैं, ऑप्शन सी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे। इंडिका मेगास्थनीज की यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन समाज, नगरों और राजनीति का वर्णन किया गया है। उस पुस्तक में समाज कैसा है, नगर कैसे हैं, राजनीति व्यवहार कैसा चल रहा है, इस पुस्तक में ये दर्शाया गया। और इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। देखिए, विदेशी यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मेगास्थनीज बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांट कर गया था। कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की देन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे हराया था? किसे हराया था? तो वो सेल्यूकस को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यह 322 ईसा पूर्व मगध गद्दे पर बैठा। इसने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम कार्लेनिया था, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दी और रिश्तेदारी संबंध बना लिया। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत भी इसे दे दिए गए। काबुल, कंधार, हेरात, मकरांत, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थित हैं, वो चंद्रगुप्त को दे दिए गए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी के रूप में मानते थे। उसने जैन गुरु जो भद्रबाहु थे उनसे जैन धर्म की भिक्षा भी ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? राजुक। राजुक नाम का एक प्रमुख अधिकारी था इनके, उसमें एक्सप्लेन देखते हैं। अशोक के साम्राज्य में राजुक प्रमुख अधिकारी थे जिन्होंने न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध गद्दे पर बैठा। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? तो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य था। आइए एक्सप्लेन करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य था जो 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक स्थापित किया गया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा। मगध जिसे आज लखनऊ का हिस्सा माना जाता है, 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था जिसने महाराजा धीरज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीरज की उपाधि धारण की थी। 75 ईस्वी पूर्व में कण्व राजवंश की स्थापना वासुदेव कण्व द्वारा की गई थी। कुषाण वंश की स्थापना प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुजुल कंडफिसेस ने की थी।
जो कुषाण वंश की स्थापना थी वो कुजुल कंडफिसेस ने की थी 1वीं शताब्दी में। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है प्रथम शताब्दी में किस वंश की स्थापना कुजुल कंडफिसेस ने की थी, तो कुषाण वंश के राजा थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 89, सिकंदर का प्रतिरोध किस भारतीय शासक राजा ने किया था? सिकंदर का सामना किसने किया था? तो पोरस नाम के एक राजा थे पंजाब के, उसने, आइए एक्सप्लेन करते हैं। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी में प्रारंभ किया। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइपेडेसिस के युद्ध या झेलम बितिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? असंगत माने गलत है, ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है, अब इसके आंसर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से वह ग्रीक का राजदूत था, ये भी सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, ये भी सही है। वह उसे अलेक्जेंडर ने भेजा था, ये गलत है, अलेक्जेंडर ने नहीं भेजा था, उसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, उसने इंडिका पुस्तक रचना की थी, ये सही है। तो इसका आंसर हो गया सी टाइप। ठीक है, मेगास्थनीज के संदर्भ में अगर देखें हम, तो उसे अलेक्जेंडर ने नहीं भेजा था, भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था। ठीक है, चलिए ये लिख रहा देखिए, सेल्यूकस निकेटर राजदूत था। ठीक है, और इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन भी किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक सम्राट के अभिलेखों में से किस भाषा का उपयोग किया गया अभिलेखों में? तो वो क्या गया? प्राकृतिक भाषा का। अब हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अशोक मौर्य राजवंश के सम्राट थे। सम्राट अशोक के विषय में व्यापक जानकारी शिलालेख द्वारा ही मिलती है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया गया। किस भाषा का? प्राकृतिक भाषा का। शेष शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, अमराइक लिपि का प्रयोग किया गया, जिसमें सबसे अधिक जो ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य राजवंश के किस पहलू से को दर्शाता है? तो मैंने बताया सरकार की कला, यानी कि आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि सरकार की कला और एवं राजनीति के बारे में दर्शाता है। चलिए एक्सप्लेन ही क्या करना, डायरेक्ट सब कुछ पता है इसके बारे में, मैंने बता भी दिया है, फिर भी कुछ बातें निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं और आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। मौर्य काल की सामाजिक एवं जीवन की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, शासन व्यवस्था, राजनीतिक वर्णन क्या था, बस महत्वपूर्ण जानकारी ये देता है। लेकिन कुछ लोग इसको ना मानते कि और आज के समय में मनुस्मृति को मानते हैं, लेकिन तब सबसे पहले ये वाली पुस्तक ही आई थी अर्थशास्त्र। आज तक अर्थशास्त्र का कोई जिक्र नहीं करता। कुछ लोग विरोध करने वाले मनुस्मृति का विरोध करते हैं, लेकिन वो मन बुद्धि है, अभी कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस ऐतिहासिक व्यक्ति को विष्णुगुप्त कहा जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है, ये सबसे पहले मैंने अपनी पढ़ा था अभी आप लोगों को। चलिए इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का था। और अशोक विश्व प्रसिद्ध शक्तिशाली भारतीय मौर्य वंश का महान सम्राट था। इसने ईसा पूर्व 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो आज पटना के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 95 है। कौन सा अभिलेख यह सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो एक अभिलेख है तुम्हारा जी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैसे था। अशोक का एक रुद्रदामन अभिलेख यह सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त द्वारा सौराष्ट्र यानी कि आज जो गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण भी किया गया है, वर्णन है। इसकी भाषा संस्कृत और
लिपि भाषा ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन विदेशी यात्रा सबसे पहले भारत आया था? तो आपने भारत मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज भारत आया था। चलिए अभी देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे भारत आया था वो। ये है प्रश्न में दिए गए विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाला पहला व्यक्ति मेगास्थनीज था। वह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और इंडिका के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था उस टाइम पे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है अगला, मौर्य में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का कौन सा स्थान था? तो उस समय तक्षशिला, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास है, उस समय ये ज्यादा शिक्षा का केंद्र प्रसिद्ध था। चलिए पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। मौर्य काल में प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। यह प्राचीन भारत में गंधार प्रांत, मैंने बताया नहीं आपको, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 500 ईसा पूर्व की पहली की गई थी, जब गौतम बुद्ध का जन्म के आसपास। इसकी स्थापना राम के भाई रतन ने भरत ने पुत्र तक्ष के नाम पर रखा गया। यह वर्तमान में पाकिस्तान रावलपिंडी में शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए वैसे एक बात है, पहले से ही भारत काफी चीजों में एक्टिव रहा, लेकिन कुछ लोगों ने भारी आक्रमणों ने आके भारत की संस्कृति को तहस नहस कर दिया। मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया? ये सिंपल बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये सब मैंने पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व के आसपास की गई थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज पटना है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार उसके पुत्र थे और पोते अशोक थे। मौर्य साम्राज्य 125 ईसा पूर्व तक समाप्त हो गया। अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त थे। ठीक है, जिसे उससे मित्र ने मारने की कोशिश की थी और मार भी दिया था। फिर बाद में अपनी पुष्य यानी फिर इस वंश का स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें व्यापार मार्गों का विकर्ण या मिलन बिंदु तक्षशिला था। ये कैसे पता चलेगा, ये बात करते हैं। जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट तक जुड़ा हुआ है। चलिए देखिए, तक्षशिला मौर्य काल में व्यापारों का मार्गों का विसरण या ये मिलन बिंदु था, जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। मौर्य काल में व्यापार जल और स्थल दोनों से हुआ करता था। देखिए जल से भी करते थे उस समय और स्थल से भी करते थे, दोनों से करते थे। इस काल में उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, दोनों थे ये व्यापारिक मार्ग, जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र होते हुए, देखिए पाकिस्तान से पटना कितनी दूरी है, कम से कम 2000-2500 की दूरी है, वहां से इतना दूर तक चलता था। और इनके बीच में एक प्रमुख पश्चिमी तट पर तो एक बंदरगाह भी था, भरूच सोपरा। जबकि पूर्वी तट पर तामलिपि प्रमुख बंदरगाह था, जो एक बंगाल में था। देखिए इनके मध्य में ब्राह्म देशों से भाई देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाते थे। देखिए ताम्रलिपि जो था बंगाल में स्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी मैंने बताया था अशोक सम्राट किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अशोक सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना। यूनानी साहित्य में इसे अमित्र घात, बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया, अमित्रो में केडिस कहा गया, आदि नामों से संबोधित किया गया। बिंदुसार जीवाक संप्रदाय का अनुयायी था, ना ही जैन धर्म का था, ना ही बौद्ध धर्म का था। ये था जीवक संप्रदाय का अनुयायी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम। क्वेश्चन है 101, किस मौर्य सम्राट ने स्मारकों के लिए पत्थर का प्रयोग करके शुरुआत की थी? वो की थी अशोक ने। अशोक ने जो अपनी पहचान या अपना इतिहास जो लिखवाया था, वो एक पत्थरों का प्रयोग करके उस पर लिखवाया था। ठीक है, पढ़ते हैं हम। देखिए बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा।
भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया। इसका उपयोग हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कलिंग ने इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया? कलिंग युद्ध हुआ था ये, वो क्या था? अशोक महान की। चलिए हम इस पर अभी वर्णन करते हैं। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। अशोक, सम्राट अशोक जो थे 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक ये रहे, ने अपने अभी राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग युद्ध में बंदी बना लिए गए। युद्ध की विभीषिका स्थिति को देखकर इसका मन विचलित हो गया, मन द्रवित हो गया और उसने सदा के लिए युद्ध त्यागने की घोषणा कर दी। देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार जब एक कुछ स्थिति ऐसी दिखाई दे जाए जिसमें दया नाम की चीज निकल जाए तो फिर आदमी अपने मन को कमजोर और अलग कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ यामोत्तर साम्राज्य के क्वेश्चन है, इसे भी हाथ कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में इंडिको ग्रीक की जगह ली? इंडिको ग्रीक की जगह ली थी शक ने। इंडिको ग्रीक के बारे में पढ़ते हैं, कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या था। देखिए, यामोत्तर काल में भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों में प्रथम आक्रमणकारी भारतीय यूनानी इंडिको ग्रीक थे। इन इंडिको ग्रीक शासकों के बाद शासक आक्रमणकारियों ने भारत के बड़े भाग पर नियंत्रित किया। शकों को सीथियन नाम से जाना जाता था। चीनी ग्रंथों में शकों को सई वाक कहा गया। यानी ये इंडिको ग्रीक जो थे ये चाइना के आसपास के दिखे थे, मुझे लगे शायद। चलिए और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन आएगा तो। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का सेनापति था और उसने 185 ईस्वी पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी? वाह भाई वाह, यो करी थी पुष्यमित्र सुंग सेनापति नाम का एक आदमी था। आइए कैसे करी थी हत्या, पढ़ते हैं हम। पुष्यमित्र सुंग अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त के सेनापति थे। इन्होंने बृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईस्वी में बृहदत्त की हत्या की। पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। पतंजलि यानी कि यज्ञ किया, इसका मतलब बहुत ज्यादा इनसे ये प्रभावित थे, इन्हें मारने के बाद यज्ञ किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। कर्ण राजवंश के संस्थापक कौन थे? कर्ण राजवंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। वासुदेव थे। कैसे, आइए पढ़ते हैं। भारत में इतिहास में सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कणवंश की नींव 75 ईस्वी पूर्व में डाली। कणवंश के एक ब्राह्मण वंश था। देखिए, अब ब्राह्मण वंश स्टार्ट हुआ, अब पूरे इतिहास में अब देखने को मिला है। इसका अंतिम शासक सुषमीन था। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, लेकिन ब्राह्मण का वंश कणवंश है। उससे पहले तो बौद्धों का, बौद्ध अनुयायियों का वो था, और उससे पहले जैनों का था, और उससे पहले तो इतिहास ही पता नहीं, हाथ ही नहीं लगा। चलिए अब इसे पढ़ते हैं, कुछ समझ में आता है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर के नाम से जानी जाती है, जिसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क मथुरा। चलिए याद रखिए, क्वेश्चन बहुत आता है। भारत में प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य की राजधानी के जिले को किस नाम से संज्ञायित किया गया है? यह क्या गया है? आहार। प्राचीन भारत में सातवाहन राज्य की राजधानी के लिए आहार नाम से जाना जाता है। सातवाहन राजवंश को आंध्र राजवंश कहा गया। सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी तथा राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित किया गया। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृतिक और लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसमें साम्राज्य जनपदों में बटे हुए थे। काय में जनपदों में बटे हुए थे। अभी हम इसका एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आएगा। सातवाहन वंश की स्थापना यमोत्तर काल में दक्षिण भारत में हुई थी। इस वंश का संस्थापक सिमुक था, लेकिन इस वंश का पहला महान शासक सातकर्णी प्रथम, जो 106 से 130 ईस्वी तक शासक किया था। गोमती पुत्र सतकर्णी को तीव्र समुद्र तोया पीता वाहन कहा जाता है। मतलब तीव्र समुद्र तोया पीता वाहन, चलिए, जिसका अर्थ है घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया। वाह भाई वाह। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के चलाए, अरे बाप रे। सातवाहन राम साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसमें साम्राज्य जनपदों में बटा हुए थे। बिल्कुल सही बात। तो सातवाहन के समय साम्राज्य किस रूप में बटे हुए थे? जनपदों के समय जनपदों में बटे हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बात करते हैं हम। देखिए, मौर्य के पतन का एक अन्य कारण यह था कि पुष्यमित्र का तख्ता पलट मौर्य के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था, और मौर्य कला उदाहरण अर्थ मौर्य द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकार था। आइए एक्सप्लेन करते हैं, तब समझ में आता है। देखिए, मौर्य के पतन के अन्य यह कारण था कि पुष्यमित्र का तख्ता पलट मौर्य के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था, और मौर्य कला उदाहरण मौर्य द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका उनका अस्वीकार्य था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। वह कट्टर ब्राह्मणी था, ब्राह्मणवादी था। क्यों नहीं होगा भाई, जब कई साल तक दूसरे की सरकार थी, अब ब्राह्मणों की कोई नहीं सुनता था, तो ब्राह्मणों ने तख्ता पलट कर दिया। और इस देखो, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन अश्वमेध यज्ञ को पुरोहित महर्षि पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना भी की थी। वाह भाई वाह। अब आज से आगे शुरुआत होती है गुप्त साम्राज्य की, इसे पढ़ेंगे हम कल। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, नए नए क्वेश्चन हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और एग्जाम की तैयारी रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे हम 1-1 घंटे की वीडियो बनाने की। आज के लिए इतना ही।